नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं आरपीसी सेकेंड ग्रेड जीके के अंतर्गत भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल में आज हम बात करने वाले हैं भारत के अपवाह तंत्र की, कि जो भारत का ड्रेनेज सिस्टम है उस पर बात करेंगे और ड्रेनेज सिस्टम को लेके किस तरह के प्रश्न पूछे थे। सामान्यतः विद्यार्थी जब अध्ययन करता है तो वह भारत की नदियों का अध्ययन करता है, लेकिन नदियां और अपवातंत्र में जो सबसे बड़ा अंतर है, नदी में आपको पर्टिकुलर एक नदी के बारे में या उसकी विशेषता के बारे में पूछा जाएगा, जबकि अपवातंत्र में आपको संपूर्ण नदी तंत्र के बारे में पूछा जाएगा कि मुख्य नदी कौन सी है, उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं और कहां पे वह जाके समाप्त होती है या उनका उद्गम कहां होता है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम भारत के अपवातंत्र का अध्ययन करते हैं तो हम भारत के अपवातंत्र को पहले समझने की कोशिश करें कि अपवातंत्र को लेके क्या प्रश्न आ सकते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि अपवातंत्र को लेके क्या प्रश्न हमसे पूछे जाने की संभावना। तो देखिए, सबसे पहले हम भारत के अपवातंत्र को समझने की कोशिश करते हैं कि भारत का अपवातंत्र किस प्रकार का है। अब भारत के अपवातंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। एक हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अब हिमालय नदी तंत्र का मतलब होता है कि वे नदियां जिनका उद्गम स्थल हिमालय से है, या वे नदियां जो हिमालय से निकलने वाली नदियों से संबंधित हैं, उन्हें हम हिमालय नदी तंत्र कहते हैं। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का अर्थ है वे नदियां जिनका संबंध हिमालय नदी तंत्र से नहीं है या जिनका उद्गम हिमालय नदी से नहीं होता है, वह सभी किसमें आती है? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में आती है। अब जब हम हिमालय नदी तंत्र की बात करते हैं तो हिमालय नदी तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है। एक है सिंधु नदी तंत्र, एक है गंगा नदी तंत्र और एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसी प्रकार जब हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में बात करते हैं तो यहां दो प्रकार का है। अरब सागरीय नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। अब देखिए, अपवातंत्र में आपको इन नदियों के बारे में या इन नदियों के संदर्भ में पढ़ना है। अब सिंधु नदी तंत्र का मतलब है सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां, जैसे सिंधु और उसकी सहायक नदियां है चिनाब है, झेलम है, रावी है, सतलज है, व्यास है। यह मुख्य रूप से सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के रूप में हम पढ़ते हैं, सिंधु नदी तंत्र में पढ़ते हैं। इसी तरह से गंगा नदी तंत्र में बात करते हैं तो गंगा के अलावा यमुना है, महानंदा है, कोसी है, गंडक है, सोन है, टॉन्स है, यानी कि गागरा है। गंगा और गंगा की सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र
और उसकी सहायक नदियों में तीस्ता है, देहांग है, कामांग है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, बराक है। यह सभी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। अरब सागरीय नदी तंत्र का मतलब है कि वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है, जिसमें मुख्य रूप से नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है, माही है, लूनी है, शरावती है, पेरियार है। ये सभी जो नदियां हैं वह अरब सागरीय नदी तंत्र से, और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से मतलब है वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, जिसमें मुख्य रूप से महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है और इनकी सहायक नदियां। तो इस तरह से भारत के अपातंत्र में इन नदियों के बारे में विशेष रूप से हमें एग्जाम में पूछा जाता है। या तो इन नदियों को पूछा जाता है या फिर इन नदियों के संबंधित जो सहायक नदियां हैं उनको पूछा जाता है, या इन नदियों की जो भी विशेषता है उनको पूछा जाता है। तो आज हम अपवातंत्र में इस नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरह से अपवातंत्र को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके बाद पर्टिकुलर इन नदियों को लेकर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की, और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियों का दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा क्रम सही है? ए व्यास, चिनाब, झेलम, रावी। बी सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम। सी रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज। डी व्यास, चिनाब, रावी, झेलम। अब देखिए समझना कि यहां सिंधु नदी तंत्र की, तो अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सिंधु नदी जो है वह इस तरीके से बहती है। यहां सिंधु नदी है। अब सिंधु नदी में जो मिलने वाली मुख्य नदी है वह है चिनाब नदी, जो कि पंच नद के रूप में मिलती है। तो यहां तो कौन सी होगी? चिनाब। चिनाब के उत्तर में जो है वह है झेलम। चिनाब के दक्षिण में जो है वह है रावी, और रावी के दक्षिण में जो है वह है सतलज। अब एक और नदी है व्यास, जो कि सतलज और रावी के मध्य प्रवाहित होकर सतलज नदी में। तो सिंधु की सहायक नदियां, यहां सिंधु नदी है और यहां सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं जो पंच नद के रूप में जो है सिंधु नदी में मिलती है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब प्रश्न पूछा गया है दक्षिण से उत्तर, तो सबसे पहले जो है दक्षिण में कौन सी है? सतलज। यहां दक्षिण से क्या होगा? उत्तर क्रम होगा। तो सबसे पहले सतलज कहां पर है? यहां देखिए सतलुज। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी सतलज। उसके बाद कौन सी है? व्यास। व्यास ऑप्शन में नहीं है, कौन सी होगी? रावी। उसके बाद चिनाब और उसके बाद झेलम। तो ये ध्यान रखना कि जब भी कभी आपको सिंधु नदी तंत्र का प्रश्न पूछा जाता है तो वह इन पंच नद के रूप में पूछा जाता है कि कौन सी नदियां कहां कहां किस रूप में मिलती है, या पंच नद के रूप में कौन से क्रम में मिलती है। तो उत्तर से दक्षिणी भी क्रम पूछा जा सकता है, दक्षिण से उत्तर क्रम भी पूछा जा सकता है। एक तो क्लियर हो गया। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, अब देखिए यहां इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सिंधु नदी तंत्र का जो है अधिकांश भाग, यदि हम झेलम की बात करें, चिनाब की बात करें, तो यह जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। और जब जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है तो हाल ही में G20 के कारण जम्मू कश्मीर चर्चा का विषय भी रहा है। तो इसीलिए झेलम और चिनाब को लेके पूछा जा सकता है, या फिर
इनके इतिहास को लेकर भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में इन नदियों को क्या कहा जाता था। तो देखिए एक एक को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं झेलम। झेलम को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? वितस्ता। और इसी नदी के किनारे वितस्ता का युद्ध, हाइडेस्पिज का युद्ध भी लड़ा गया था। क्लियर हो गया? उसके बाद दूसरी है चिनाब, जिसे क्या कहा जाता था? अस्किनी। इसके बाद है रावी। रावी को क्या कहा जाता था? परुष्णी। और इसी रावी नदी के किनारे यानी परुष्णी नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध भी लड़ा गया है, जो इतिहास के दृष्टिकोण में पूछा जाता है। उसके बाद है व्यास। व्यास को क्या कहा जाता था? विपाशा। और इसके बाद कौन सी है? सतलज, जिसे क्या कहा जाता था? सतुद्री। तो यहां जो है नदियों के प्राचीन नाम भी पूछे जा सकते हैं, और कौन सा सुमिलित है कौन सा सुमिलित नहीं है इसी रूप में भी पूछा जाता है। तो एक तो सिंधु नदी तंत्र में पंच नद में कौन कौन सी नदियां शामिल है यह भी क्लियर होना चाहिए, और साथ ही साथ इन नदियों को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, इनका क्या क्रम है, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, पूरा क्रम आपको क्लियर होना चाहिए। यहां उत्तर से दक्षिण क्रम है और इसका विपरीत कर दें तो दक्षिण से उत्तर क्रम है। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहां अपवाह तंत्र में पढ़ते हैं, लेकिन यह पूछा जाता है पंजाब के मैदान में। पंच नदियों, जो पंच नद हैं, उन नदियों के द्वारा जो पंच दोआब का निर्माण किया जाता है, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, और यह वहीं से प्रश्न पूछा गया है। यानी कि अपवाह तंत्र और भू आकृति प्रदेश पंजाब के मैदान को संयुक्त रूप से पूछा जाता है। यानी कि प्रादेशिक रूप से हम पंजाब के मैदान को 5 भागों में बांटते हैं, जिन्हें हम पंच दोआब के नाम से जानते हैं। ए बारी दोआब, व्यास और रावी के मध्य। बी बिष्ट दोआब, व्यास और चिनाब के मध्य। सी रचना दोआब, रावी और चिनाब के मध्य। डी छाछ दोआब, चिनाब और झेलम के मध्य। अब देखिए इनको याद रखने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह है आप इसका मानचित्र याद रखिए, यानी कि केवल ट्रिक आपको पता होना चाहिए। कैसे? देखिए समझना। सबसे पहले तो मुख्य नदी कौन सी है? यहां है सिंधु नदी। सिंधु नदी। अब सिंधु में मिलने वाली जो मुख्य नदी है वह है चिनाब, और चिनाब जो मिलती है वह पंच नद के रूप में मिलती है। तो यहां कौन सी होगी? चिनाब। चिनाब के उत्तर में जो मिलती है वह है झेलम। चिनाब के दक्षिण में जो मिलती है वह है रावी, और रावी के दक्षिण में जो मिलती है वह है सतलज। और एक नदी जो सतलज की सहायक नदी है, जिसे हम व्यास नदी कहते हैं, यह है व्यास। यहां पंच नद। अब इन पंच नद के द्वारा जो एक मैदान का निर्माण किया जाता है, जिसे हम पंच दोआब कहते हैं। दोआब का मतलब है दो नदियों के बीच की भूमि। तो सबसे पहले व्यास और सतलज की बात करें तो इनके मध्य का जो मैदान है वह कहलाता है बिस्ट। बिस्ट यानी कि देखिए समझना, बिस्ट दोआब किसके मध्य है? सतलज और व्यास के मध्य। अब ऑप्शन में चेक करिए, बिस्ट दोआब सतलज और व्यास के मध्य है, जबकि यहां पर क्या है? व्यास और चिनाब के मध्य। तो यहां गलत हो गया। अब दूसरा है रावी और व्यास के मध्य है, उसे कहा जाता है बारी। क्या कहा जाता है? बारी। बारी दोआब को चेक करते हैं।
बारी दोआब, यह किसके मध्य है? व्यास और रावी नदी के मध्य। देखिए बारी दोआब व्यास और रावी नदी के मध्य, सही है। इसके बाद है रावी और चिनाब, इसको कहा जाता है रचना। रचना दोआब, यह किसके मध्य है? रावी और चिनाब के मध्य है। तो देखिए रचना रावी और चिनाब के मध्य, सही है। इसके बाद है चिनाब और झेलम, इसके मध्य है, वह है छाछ। छाछ दोआब, यह किसके मध्य है? निम्न में से सुमेलित युग्म है? ए विष्णुप्रयाग अलकनंदा भागीरथी, बी कर्णप्रयाग धौली गंगा अलकनंदा, सी रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, डी देवप्रयाग मंदाकिनी अलकनंदा। अब ध्यान रखना पंचप्रयाग, यहां भी सबसे, जिस तरह से पंच नद है, पंच दोआब है, उसी प्रकार पंच प्रयाग भी है। तो पंच प्रयाग क्या है यह क्लियर होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जो गंगा नदी किस नाम से निकलती है? भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगोत्री से भागीरथी के नाम से निकलती है। और जब इसमें एक नदी कौन सी? अलकनंदा आके मिलती है। अलकनंदा, तो अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है यह कहलाता है देवप्रयाग। कई बार प्रश्न पूछा गया है, देवप्रयाग का संबंध है तो भागीरथी और अलकनंदा से। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद अब समझना, अलकनंदा में सबसे पहले आके मिलती है वह है धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग। इसके बाद अलकनंदा में एक दूसरी नदी आके मिलती है जिसे हम कहते हैं पिंडार नदी, और जिस स्थान पर मिलती है उसे कहा जाता है कर्णप्रयाग। उसके बाद एक और नदी आके मिलती है जिसे कहा जाता है नंदाकिनी। जिस स्थान पर आके मिलती है उसे कहा जाता है नंदप्रयाग। और इसके बाद एक नदी और आके मिलती है जिसे कहा जाता है मंदाकिनी।
जिस स्थान पर आके मिलती है उसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। तो यहां सभी जो पंच प्रयाग है 1, 2, 3, 4 और 5, ये पंच प्रयाग सभी कहां पर हैं? उत्तराखंड में हैं। यहां ध्यान रखना कहां पर हैं? उत्तराखंड में हैं। क्लियर? अब सबसे पहले हम बात करते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो कि अलकनंदा और धौलीगंगा, अलकनंदा और भागीरथी गलत है। कर्ण प्रयाग पिंडार और अलकनंदा, धौलीगंगा और अलकनंदा, यह भी गलत है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी, यह सही है। और देवप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा गलत है, भागीरथी और अलकनंदा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी। तो ये पंच प्रयाग भी आपको क्लियर होने चाहिए। पंच प्रयाग सभी कहां पर हैं? उत्तराखंड। अब एक और यहां से ध्यान रखना कि भागीरथी में एक नदी आके मिलती है जिसे हम बोलते हैं भिलांगना, और भिलांगना जिस स्थान पर मिलती है यहां पर एक बांध बनाया गया है जिसे कहा जाता है टिहरी बांध, जो कि भारत का समुद्र तल से सबसे ऊंचा बांध है। देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध जब हम करते हैं तो कई जगह भाखड़ा लिखा हुआ भी मिलता है। तो भाखड़ा बांध जो कि गुरुत्वीय सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन समुद्र तल से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। और टिहरी बांध के पीछे जो जलाशय है उसे कहा जाता है रामतीर्थ जलाशय। क्या कहा जाता है? रामतीर्थ जलाशय कहा जाता है। और इसीलिए टिहरी बांध परियोजना का नाम रामतीर्थ परियोजना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके बाद जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी नदी के किनारे एक स्थान है जिसका नाम है केदारनाथ। ये ध्यान रखना, केदारनाथ किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी नदी के किनारे। और एक और है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो है वह अलकनंदा नदी के किनारे। क्लियर हो गया? तो यहां हमें पता होना चाहिए पंच प्रयाग के बारे में। चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। गंगा नदी की सहायक नदियों में के मिलने के क्रम के अनुसार पूरब से पश्चिम की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? महानंदा, गागरा, गंडक, कोशी। अब यहां पे पूरी बात समझना कि यदि हम गंगा नदी का स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरह से गंगा नदी जो है प्रवाहित होती है। यह देवप्रयाग, यह है अलकनंदा और यह है भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा जो कि देवप्रयाग पर मिलती है, यहीं से यह गंगा के रूप में जानी जाती है। अब गंगा में कौन कौन सी नदियां मिलती है? तो गंगा में दो तरह से नदियां मिलती है, एक जो है इसकी बाईं ओर से, एक दाईं ओर से। तो अब देखिए यहां जो है यह बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, और दाईं ओर से मिलने वाले। अब बाईं ओर से कौन सी मिलती है? एक एक नदी का यदि हम बात करें, 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें महागंगा है, गागरा है, गंडक है, कोसी है और महानंदा है। इसी प्रकार दाईं ओर से जो मिलती है उनमें एक है यमुना, टॉन्स और सोन। तो इस तरह से यह गंगा नदी का क्या है? अपवाह तंत्र।
अब प्रश्न पूछा गया है कि गंगा नदी की सहायक नदियों में मिलने के क्रम के अनुसार पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम का मतलब है यहां पूरब और यहां पश्चिम। अब पूरब से यदि हम पश्चिम आएंगे तो सबसे पहले कौन सी मिलेगी? महानंदा। अब महानंदा किस नंबर पर है? 1 नंबर पर। यहां हो सकता है और यहां हो सकता है। इसके बाद दूसरी कौन सी मिलेगी? कोसी। अब कोसी किस नंबर पर है? 4 नंबर पर। अब 4 कौन सा है? यहां। उसके बाद कौन सी मिलेगी? गंडक, यहां गंडक। और इसके बाद कौन सी मिलेगी? घाघरा, यहां घाघरा। इसका सही उत्तर क्या है? सी है। तो यह ध्यान रखना कि हम केवल एक गंगा नदी को बहुत अच्छे से रट के नहीं जाएं। गंगा की सहायक नदियों में मिलने वाली नदियों का बाईं ओर से कौन सी मिलती है, दाईं ओर से कौन सी मिलती है, पश्चिम से पूरब क्रम पूछा जा सकता है, पूरब से पश्चिम क्रम पूछा जा सकता है। और एक और चीज ध्यान रखना कि इसी गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में एक परियोजना बनाई गई है जिसे कहा जाता है फरक्का परियोजना। कई बार पूछा जाता है फरक्का परियोजना। क्लियर? इसके बाद जो यह गंगा नदी यहां किस नाम से निकलती है? भागीरथी के नाम से निकलती है। क्लियर? लेकिन जब यहां बांग्लादेश में जाती है तो इसे पद्मा कहा जाता है। जब यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो मेघना के नाम से गिरती है। यह भी ध्यान रखना कि गंगा नदी का प्रारंभिक नाम क्या है, बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, और ये किस नाम से बंगाल की खाड़ी में जाके घिरती है। क्लियर? अब एक और चीज ध्यान रखना, यहां पे कई बार पूछा जाता है हुगली नदी। तो जो हुगली नदी है यहां गंगा की क्या है? वितरिका है। यह ध्यान रखना, गंगा नदी की वितरिका है। यहां गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है हुगली। और हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जो है स्थित है। और अभी हाल ही में आप समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे कि जो है चुनावों के दौरान वहां पर हिंसा देखने को मिली है। तो इसीलिए ध्यान रखना, हुगली जो है यहां गंगा की वितरिका है और इसी हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। और इसीलिए कोलकाता जो बंदरगाह है यहां एक नदी बंदरगाह है जो नदी के पर स्थित है, समुद्र तट पर स्थित नहीं है। क्लियर? चले आगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? ए धनसिरी, 2 तीस्ता, 3 लोहित। अब समझना ब्रह्मपुत्र नदी की कहानी। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह इस तरीके से प्रवाहित होती है और भारत में आती है और इस तरह से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहां ब्रह्मपुत्र नदी का जो है प्रवाह क्षेत्र। अब यहां जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब यहां तिब्बत से निकलती है तो इसे क्या कहा जाता है? सांगपो नदी कहते हैं। कहां पर? तिब्बत। और जब यहां अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा। कौन सा दर्रा है? यांग्याप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। यह ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रे से। और जब यह यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है तब इसे दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब यहां असम में आती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। जब यह बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना कहा जाता है। और जब यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो यह मेघना के नाम से गिरती है। तो इस तरह से यह तो है ब्रह्मपुत्र नदी। जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में आती है तो यहां पर एक नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसे कहा जाता है
माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा असम में किया जाता है और इसे असम सरकार के द्वारा अपना 35वां जिला घोषित किया गया है, जो कि भारत का पहला एक द्वीपीय जिला है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो बात आती है सहायक नदियों की, तो यदि हम बात करें सहायक नदियों की, तो इनकी सहायक नदियों में जो है एक तो है लोहित नदी, लोहित नदी है, एक है कामांग नदी है, एक मानस नदी है, इसी प्रकार तीस्ता नदी है, सुबनसिरी नदी है, धनसिरी नदी है और बराक नदी। यह सभी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अब देखिए धनश्री यह भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तीस्ता यह भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और लोहित यह भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, क्योंकि वर्तमान में अधिकांश प्रश्न सहायक नदियों के आधार पर भी पूछे जा रहे हैं। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रायद्वीपीय अपवातंत्र के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में घिरने वाली नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है? ए पश्चिमी घाट, बी कैमूर पठार, सी सतपुड़ा पर्वतमाला, डी नीलगिरी पर्वत। अब देखिए प्रश्न में क्लियर है प्रायद्वीपीय अपवातंत्र। अब प्रायद्वीपीय अपवातंत्र का मतलब है जो प्रायद्वीपीय भारत में बहती है। तो प्रायद्वीपीय भारत में इस तरह से यहां प्रायद्वीपीय भारत है। अब इसमें कौन कौन से जल विभाजक का कार्य करती है, पहले तो उन पर बात करना। एक तो अरावली करती है, एक पश्चिमी घाट है, यह भी जो है जल विभाजक का कार्य करता है, और एक विंध्याचल श्रेणी है, यह भी जल विभाजक का कार्य करती है। पहले तो ये क्लियर होना। अब बात करते हैं सबसे पहले अरावली। अरावली जो है पर्वत, यहां किसके मध्य जल विभाजक का कार्य करेगी? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मध्य। कि अरावली के पूरब से जो भी नदियां निकलेगी वह नदियां अपना जल कहां ले जाएगी? बंगाल की खाड़ी में, चाहे वह बनास नदी है, चाहे वह चंबल नदी है, या चाहे वह बाणगंगा नदी। और जो भी अरावली के पश्चिम में जो है वह सब कहां ले जाती है? अरब सागर में। जैसे लूनी नदी है, माही नदी है, साबरमती नदी है। क्लियर होगा? तो एक तरह से अरावली पर्वतमाला बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मिलने वाली नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। क्या इसमें अरावली है? नहीं है। इसके बाद दूसरा है, यहां है विंध्याचल। यहां कौन सा है? अब विंध्याचल श्रेणी जो है यहां भी जल विभाजक का कार्य करती है, लेकिन यह जो है किसके मध्य करती है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत। कि विंध्याचल के उत्तर से जो भी नदियां बहती है वह सब उत्तर भारत की नदियां हैं, और जो विंध्याचल के दक्षिण में बहती है वह सब दक्षिण भारत की नदियां हैं। और विंध्याचल के दक्षिण में बहती है नर्मदा नदी, जो कि अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। क्लियर हो गया? तो आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, तो वह विंध्याचल। अब इसमें विंध्याचल का कौन सा भाग है? तो कैमूर का पठार, कैमूर श्रेणी जो है विंध्याचल का भाग है। इसके बाद आता है पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट के पूरब से जितनी भी नदियां निकलती है, चाहे गोदावरी है, चाहे वह कृष्णा है, चाहे वह कावेरी है, चाहे वह महानदी है, सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
और इसके पश्चिम से जो भी नदियां निकलती है, चाहे वह शरावती है, चाहे वह पेरियार है, यह सब अरब सागर में गिरती है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, वह है पश्चिमी घाट। यह क्या है, पश्चिमी घाट है। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो है पश्चिमी घाट जल विभाजक का कार्य करता है, जबकि उत्तर भारत या मध्य भारत में अरावली जो है वह भी जल विभाजक का कार्य करती है। चले आगे, अगला प्रश्न, निम्न में से असुमेलित युग्म है। सूची 1 में प्रमुख नदी है और सूची 2 में सहायक नदी है, कि कौन सी किसकी सहायक नदी है। ए कृष्णा नदी, इंद्रावती, ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता, गोदावरी पैनगंगा और यमुना नदी चंबल। अब समझना, सबसे पहले हम बात करते हैं यमुना की। यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें है केन है, बेतवा है और चंबल। यह ध्यान रखना, यमुना की 3 प्रमुख सहायक नदियां केन, बेतवा और चंबल। इसका मतलब यहां तो क्या है, सुमेलित है। उसके बाद बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में यदि हम बात करते हैं तो जिसमें एक तो है तीस्ता नदी है, मानस है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, लोहित है, कामांग है, देबांग है, बराक है। यह सभी ब्रह्मपुत्र की है, तो ब्रह्मपुत्र की तीस्ता। इसके बाद बात करते हैं गोदावरी की। गोदावरी की सहायक नदियों में बात करें तो एक तो है इंद्रावती है, मंजरा है, पैनगंगा है और भी कई आपको नदियां यहां पर मिलती है, प्रवरा है। यह सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। भीमा है, कोयना है। इसके बाद आती है, तो इसका मतलब है यह भी सही है। पीछे क्या बचा, कृष्णा की इंद्रावती, जबकि इंद्रावती किसकी है, गोदावरी की है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, ए। अब कृष्णा की सहायक नदियों में बात करते हैं तो कृष्णा की सहायक नदियों में एक तो है तुंगा और भद्रा, जिसे संयुक्त रूप से हम तुंगभद्रा के नाम से जानते हैं। तो ये सहायक नदियों को लेके जो प्रश्न आ रहे हैं, तो आप जब भी भारत की नदियों को पढ़ें तो मुख्य नदियां और उसकी सहायक नदियां जरूर पढ़ के जाएं। विशेष रूप से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, प्रायद्वीपीय भारत की ये 4 हैं और इसके अलावा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्योंकि यदि हम बात करें इनमें तो गोदावरी नदी जो है, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और कई बार प्रश्न आता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी। क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वह कृष्णा नदी है। पहली गोदावरी है और दूसरी कृष्णा है, और इसीलिए गोदावरी और कृष्णा नदी और इन पे जो बांध बने हुए हैं तो उनको भी एक बार आप जरूर देख के जाएं। चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी की सहायक नदियां हैं। फर्स्ट मंजरा, 2 काबिनी, 3 हेमावती, 4 भवानी नदी,
5 तुंगभद्रा नदी। अब जिनको पता है कि आपने गोदावरी की याद कर रखी है, कृष्णा की याद कर रखी है, महानदी की याद कर रखी है, तो कावेरी की याद नहीं भी करेंगे तो 4 में से 3 गलत कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंजरा नदी। अब यह जो मंजरा नदी है, यहां किसकी सहायक नदी है? यहां गोदावरी की सहायक नदी है और इसी पर ही निजाम सागर बांध बना हुआ है। तो अब देखिए, जिसमें एक ऑप्शन है वह तो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5वीं कौन सी है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? यहां कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अब जिसमें भी 5 है वह भी बाहर हो जाएगा। पीछे कौन सा रहा है? बी। तो यदि आपने कृष्णा और गोदावरी की सहायक नदियों और महानदी की सहायक नदियां अच्छे से याद कर लिए तो आपको कावेरी की सहायक नदियां याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप जो गोदावरी और कृष्णा की उनको ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, शेष जो भी रहेगी वह सब किसकी रहेगी? कावेरी की रहेगी। जैसे काबिनी नदी है, हेमावती नदी है, भवानी नदी है। क्लियर? चले आगे बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर अरब सागर में प्रवाहित नहीं होती है? ए महानदी, बी पेरियार नदी, सी शिवनाथ नदी, डी शरावती नदी। अब क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी यहां प्रायद्वीपीय भारत है, यहां बंगाल की खाड़ी है और यहां अरब सागर है। अब कौन सी नदी पश्चिम की ओर अरब सागर में प्रवाहित नहीं होती है, यानी कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में नहीं ले जाती? सबसे पहले बात करते हैं माही नदी की। माही नदी इस तरीके से बहती हुई है, इस तरीके से चलती है। यह है माही नदी और माही नदी के बारे में कहा जाता है कि यहां जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी तो अरब सागर में बहती है। इसके बाद है पेरियार नदी। पेरियार जो नदी है यह केरल की प्रमुख नदी है और केरल की प्रमुख नदी है पेरियार। और इसी पर ही एक बांध बना हुआ है केरल में जिसे कहा जाता है इडुक्की परियोजना। तो यहां भी जो है किसमें आएगी? इसके बाद एक और है शरावती नदी। शरावती नदी जो कि कर्नाटका में बहती है, यह है शरावती नदी जो कि कर्नाटका में एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसे जोग गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से हम लोग जानते हैं। तो शरावती जो है वह भी अरब सागर में। अब पीछे कौन सी बची है? शिवनाथ। इसका सही उत्तर है सी। शिवनाथ जो है, शिवनाथ यह महानदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी। और यह इस तरह से महानदी बहती है। तो महानदी कहां जा रही है और इसकी यह सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ। हंसदेव और शिवनाथ जो कि महानदी की सहायक नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेती। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है, कौन सी अरब सागर में जाती है। अरब सागरीय तंत्र की कौन सी है और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से संबंधित कौन सी। और यहां से प्रश्न निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमने भारत के अपवा तंत्र को लेकर जो भी नदियां और उनकी सहायक नदियां हैं उनके बारे में बात की। इसी प्रकार अगली क्लास में भारत की जितनी भी यह नदियां हैं इनकी क्या विशेषता है,
इनको लेके क्या प्रश्न और पूछे जा सकते हैं, चाहे वह परियोजनाओं को लेके हैं, चाहे वह इन पर कोई बांध बनाए गए हैं या उनकी कोई विशेषता है, तो उनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।